नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सुझाव जिससे पति लोग अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं या कम से कम मेंटेनेंस दे सकते हैं। इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है या किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर अगर आप कोर्ट में अपीयर होते हैं या किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या सबूत चाहिए आपको जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं, या तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे या अगर देना भी पड़ा तो बहुत ही कम मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल पाए। क्या कानूनी धाराएं हैं, साथ ही साथ अपने बचाव में पति लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोर्ट में अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, कोर्ट में जो स्टेटमेंट दें वहाँ किन बातों का ख्याल रखें, क्या बोलें क्या ना बोलें, और अपने आप को किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट करें कि उनकी इमेज को देखते हुए न्यायालय द्वारा फैसला उनके पक्ष में ही किया जाए। CRPC 125 भरण पोषण पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो पार्ट 1 के नाम से है और ये पार्ट 2 होगा। आपको किस तरह की जानकारी चाहिए उसको मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी पत्नियां अक्सर यही कहती हैं जब मेंटेनेंस मांगती हैं कि वो बेचारी हैं, लाचार हैं, वो कम पढ़ी लिखी हैं, कभी जॉब नहीं की और जो जो तथ्य रखती हैं उसमें अब बेचारी और बेघर और बेसहारा पे एक सबसे बड़ा ग्राउंड ये भी तैयार हो गया है कि बेटियों को अपने माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, हक मिलता है। तो पति द्वारा ये भी कानून में पति द्वारा ये भी न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है कि अगर पत्नी के मायके में उनके फादर जिंदा हैं तो और नहीं भी हैं तो भी उनकी संपत्ति में उनकी बेटी को अधिकार मिलेगा। वो बेसहारा, बेघर और बेचारी नहीं है, सिर्फ पति के भरोसे ही उसकी ज़िंदगी नहीं कटनी है, वो अपने फादर की संपत्ति में भी बराबर का हिस्सा ले सकती है। अगर अभी उसके फादर जिंदा हैं तो हो सकता है उसे अभी तक, तो अगर उसके फादर अभी ज़िंदा हैं तो उसके नाम पे अभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई होगी, लेकिन उनके इस दुनिया में ना रहने के बाद उसे भी बराबर का हिस्सा मिलेगा अपने फादर की संपत्ति में। तो वो सिर्फ हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर पति ने उसको कुछ नहीं दिया तो वो कैसे रहेगी। उसका अधिकार उसके माँ बाप की संपत्ति पर, उसके घर पर भी है और वो वहाँ से भी हिस्सा ले सकती है, या वहाँ से भी उसे कानूनन हिस्सा मिलेगा। और हो सकता है अगर पत्नी के फादर ना रहे हों तो उसके नाम पे वहाँ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी आ भी गई हो। तो इस बात की जानकारी आप रखें कि अगर लड़की के फादर नहीं हैं तो क्या संपत्ति में उसको हिस्सा मिला था, और मिला था तो उसने अपने नाम पे रखा है या उसने अपनी मर्जी से अपने भाइयों को अपनी संपत्ति दान में दे दी है या अपना हिस्सा अपने भाइयों को गिफ्ट कर दिया है कि मुझे अपने फादर की संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उसे अपने नाम रखा है या नहीं रखा है, इस तथ्य को भी आप कोर्ट में रख सकते हैं माननीय जज के सामने। और ये भी साथ साथ कह सकते हैं अगर उन्होंने अपने फादर के यहाँ पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिला है उसको गिफ्ट कर दिया है अपने भाइयों को, तो आपके पास ये भी एक ग्राउंड बनता है कि इनको फादर की संपत्ति में हिस्सा मिला था तो उसको इन्होंने दान क्यों कर दिया। अगर इनको हिस्सा ही चाहिए, बेघर बेसहारा हैं, तो फादर के यहाँ से भी इनको जो मिला था उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की ज़िंदगी में इनके लिए मददगार होगा। सिर्फ हस्बैंड के सर पर ही इतनी जिम्मेदारियाँ क्यों जब इनको फादर के यहाँ से भी अधिकार मिले हुए थे या मिलने वाले हैं। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे और भी पॉइंट्स हैं जो न्यायालय में आप समक्ष रख के और अपना केस स्ट्रांग कर सकते हैं। किस तरह की बातचीत करें, किस तरह का पहनावा रखें, क्या क्या प्रेजेंट करें, किन चीज़ों को न्यायालय से दूर रखें, इस सब की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।
हो सकता है आपकी वाइफ इकलौती वारिस हों आपके फादर की, अपने माँ बाप की, तो उनको वहाँ से पूरा हिस्सा मिलना है। इस सब बात का आप ये सब देखने में तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तब केस आपके ही फेवर में जाएगा। और ये सब चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में रखना आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष जो भी तथ्य पेश किए जाएंगे उसके आधार पे ही जज साहब फैसला करेंगे और न्यायालय तक जो सच है वो पहुंचाना आपका काम है। न्यायालय को कुछ भी नहीं पता होता कि किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या समस्याएं हैं या क्या हालात उत्पन्न हुए हैं या किस वजह से कौन लड़ रहा है। जो भी उनके समक्ष चीज़ें रखी जाती हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भी साक्ष्य, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे फैसला लिया जाता है केस में। तो आप अपनी तरफ से छोटी छोटी बातों को भी अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें। जो भी छोटे छोटे मैटर आपके हैं उन सब को आप न्यायालय में रखें। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ दूसरी शादी भी कर लेती है और पति को पता ही नहीं चलता, और पति से भी मेंटेनेंस लेती रहती है, किसी दूसरे शहर में जाके चुपचाप शादी करके और अपना घर बसा के रहती है। तो आप इन सब चीज़ों का पता लगाएं। अगर कुछ ऐसा है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश करें। इन सभी से आपका केस, जितने भी इस तरह के छोटे मोटे जो भी ग्राउंड्स हैं उनको अगर आप न्यायालय के समक्ष इकट्ठा करके और पेश करते हैं तो यही छोटे छोटे जो आधार हैं यही एक बहुत बड़ा आधार बन जाते हैं केस को आपके फेवर में लाने के लिए। और हो सकता है आपके एफ़र्ट काम कर जाएं और न्यायालय को जो भी आप पेश करें, जो भी साक्ष्य आप न्यायालय में दिखाएं, उस सब के आधार पर जो आपकी पत्नी ने जो भी आप पर मेंटेनेंस का केस किया गया है वो उचित ना लगे और फैसला आपके हक में ही आए। अगर हो सकता है 1% की जितने भी आपने आधार दिए हैं वो उतने बुनियादी ना लगें, कुछ बेबुनियाद भी लगें और आपको लगे कि आपकी मेहनत ख़राब हुई, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी मेहनत ख़राब जाएगी। आपके इन छोटे छोटे एफ़र्ट से ही एक आपका बड़ा सबूत तैयार होगा और उसी के हिसाब से हो सकता है आप केस जीत जाएं, और नहीं भी जीतेंगे तो बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा अगर आप ये सब चीज़ें साबित कर ले जाते हैं। अब कितनी चीज़ें साबित होती हैं सही और कितना आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं ये तो आपके एफ़र्ट पे डिपेंड करता है। जब आपके केस का फैसला सुनाते हैं जज साहब तो आपके द्वारा बताए गए एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही फैसला सुनाया जाता है। इसलिए इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ही अपना केस आगे बढ़ाएं। अपने माता पिता के, अगर आपके माता पिता रिटायर्ड हैं और उनको कोई पेंशन मिल रही है या उनके नाम पर कोई एफडी है या बड़ा अमाउंट है फिक्स, तब आप अपने आप को डिबार भी करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से कि भाई उन्होंने आपको अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। पर इस बात का ध्यान रखें कि आपका आपके पिता के साथ अच्छे संबंध हों तभी ऐसा करें। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा कर लेते हैं और आपके माँ बाप के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो ये आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है। अगर इसका फ़ायदा उठा के कोई और व्यक्ति आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे अपना लीगल राइट क्लेम कर लेगा या कल को लिखवा लेगा उनसे, तब आप पहले से ही बेदखल हुए रहेंगे तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके माँ बाप से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तभी डिबार का ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित होगा। अदरवाइज इस पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि आपके माँ बाप की संपत्ति पर भी आपकी वाइफ का कोई लीगल राइट नहीं है। उनसे क्लेम करके वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकती हैं, ना उनके नाम पर जो भी संपत्ति है उसमें वो हिस्सा लेने की अधिकारी हैं। हाँ, पैसों में अगर आप अपने आप को दिवालिया साबित कर दें कि आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में अगर आपके माँ बाप पेंशन लेते हैं, अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं, तब आपकी पत्नी को वहाँ से भी मेंटेनेंस मिनिमम दिलाया जा सकता है। इसलिए अगर वो कहीं से पेंशन लेते हैं, रिटायर्ड हैं, तब आप डिबार करने की सोच सकते हैं, अन्यथा डिबार का कोई रोल नहीं है।
इनकम प्रूफ या जो भी एफिडेविट इनकम की लगाएं, उस पर ध्यान रखें कि कुछ भी फेक ना लिखें। आप अपनी तरफ से जो भी आपकी एजुकेशन है वही लिखें और जितनी आपकी इनकम है वो साफ साफ लिखें। अगर उसमें झूठ बोलते हैं या गलत कुछ लिखते हुए पाए जाते हैं तो आपका मुकदमा कमज़ोर हो जाता है। और अगर आपकी वाइफ ने कोई फेक एफिडेविट दिए हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई, जैसे वो हाई एजुकेटेड हैं और उन्होंने अपने आप को 10th या 12th पास ही शो किया है, उन्होंने इससे पहले नौकरी की है, अच्छी सैलरी थी, इनकम थी, तो ये सब पहले भी अगर नौकरी की है तो आप RTI के थ्रू उसका इनकम प्रूफ मंगवा सकते हैं और उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं कि आपकी वाइफ ने आप इससे पहले, शादी से पहले या शादी के कुछ समय बाद तक भी नौकरी की थी और इतनी उनकी इनकम थी, इतना सैलरी ले रही थी, बाद में उन्होंने छोड़ दिया है जॉब। अब भी वो अगर चाहें तो अच्छी सैलरी लेके अपना जीवन यापन कर सकती हैं, अपना गुजारा कर सकती हैं, वो इतनी पढ़ी लिखी और काबिल हैं। और अगर उन्होंने झूठ बोला है, कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है, तो उनके ऊपर CRPC की सेक्शन 340 के अंतर्गत झूठ बोलने या तब आप झूठ बोलने, झूठी एफिडेविट देने के लिए भी उनके ऊपर CRPC के सेक्शन 340 के आधार पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। बाकी आपके वाइफ ने अगर झूठ एफिडेविट दी है तो उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, वो पहले कहाँ जॉब कर रही थी, और उससे संबंधित जो भी डिटेल मंगवानी है वो सब आप इजीली RTI से प्राप्त कर सकते हैं और सारे सबूत को कोर्ट में पेश करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि इनकी एजुकेशन कितनी थी और इससे पहले इन्होंने कहाँ कहाँ जॉब किया था, क्या सैलरी थी इनकी। ये ध्यान रहे कि कोर्ट में आप उन्हीं सारे सवालों को उठाएं अपने विपक्ष के लिए जिनको आप साबित कर सकते हो। बेवजह बेबुनियाद सवाल उठाकर अगर आप कोर्ट का समय ख़राब करते हैं और बार बार आप कोई मुद्दा उठाते हैं और उसे साबित नहीं कर पाते न्यायालय में, तो तब आप झूठे साबित होते हैं। और इस तरह से झूठ बोलने पे और बार बार अपना पक्ष साबित ना कर पाने पे आप अपने जो केस है उसको कमज़ोर कर देंगे। तो ध्यान रहे, जो जो आपके पास सबूत हैं या जिसे प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों को आगे न्यायालय में उठाएं। पेशी पर जाते हुए ज़्यादा शो ऑफ ना करें कि बहुत है महंगे फ़ोन और बहुत हाई फाई सूट बूट टाई बेल्ट और इंग्लिश बोलते हुए जाएं वहाँ पे, क्योंकि जितना आप शो ऑफ करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रेशन आपका न्यायालय में ये पड़ेगा कि आप वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, एक सीधे साधे सिंपल इंसान बन के जाएँ वहाँ पे और बेवजह बातें ना करें वहाँ पे, फालतू चीज़ें ना करें, ना कोई मिसबिहेव करें अपनी वाइफ के साथ, ना ऊंची आवाज़ में बात करें, ना गुस्सा करें, ना कोई लड़ाई झगड़ा करें। आपने वकील साहब को हायर किया है, आपकी तरफ से जो बोलना है, आपका पक्ष जो रखना है, आप अपने वकील को बताएं और न्यायालय में आपकी बात रखने के लिए आपके वकील साहब ही काफ़ी हैं। जहां ज़रूरत होगी आपसे बोलने को कहा जाएगा, तभी आप बोलें। ओवर स्मार्ट अपने आप को न्यायालय में जज साहब के सामने बिल्कुल भी साबित ना करें, क्योंकि अगर आप वहाँ गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अपनी आवाज़ ऊँची करते हैं और ज़्यादा स्मार्ट दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा इंप्रेशन जाता है कि ये आदमी महिला को डराता धमकाता या प्रताड़ित करता होगा, या उसके साथ जो जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब साबित होते हैं। अगर न्यायालय में आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं एक महिला के साथ या अपनी पत्नी के साथ, तो घर पर इससे कहीं ज़्यादा करते होंगे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपके इन छोटे छोटे एफर्ट से ही एक आपका बड़ा सबूत तैयार होगा और उसी के हिसाब से हो सकता है आप केस जीत जाएं, और नहीं भी जीतेंगे तो बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा अगर आप ये सब चीज़ें साबित कर ले जाते हैं। अब कितनी चीज़ें साबित होती हैं सही और कितना आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ये तो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है और न्यायालय के समझने पर कि आपने जो जो साक्ष्य दिए हैं वो न्यायालय को कितने उचित लगते हैं और कितना सही समझ में आता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।